Hello everyone, this is Karan from IIT Delhi and I welcome all of you to my YouTube channel. In this video, we will be continuing our series of Organic Chemistry by Claydon and we will be doing Chapter 7 Part 2. We have already done Part 1 in the last video and today I will be providing you with the class slides in the Telegram group. जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, गो एंड ज्वाइन इट राइट नाउ. If you are new to our channel, please subscribe our channel for more amazing content in chemistry. तो पहले मेरे बारे में जान लेते हैं. I will be pursuing MSc Chemistry from IIT Delhi. I did BSc Honors Chemistry from Stephens College, Delhi University. I had University Rank 1 for 2 years and I got AIR 83 in IIT JAM 21 Chemistry. Okay. स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल चीज़ें सीखी थी अबाउट कॉन्जुगेशन एंड सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. आज हमारा मेन फोकस रहेगा, हम एरोमेटिसिटी को डेवलप कर रहे होंगे. मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जैसा जैसा बुक में इन्होंने सिखा रखा है मैं आपको वैसे ही सिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. देखो भाई, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास. एक होता है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन विच इज़ नोन एज, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे. आगे जब मैं लिखूंगा इस पूरे वीडियो में मैं इसको COTE कोटी बोल रहा हूँगा, ठीक है, इस वीडियो में, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े. और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास बेंजीन. हमने क्या किया, हमने इन दोनों की रिएक्शन करा रखी है Br2 से, ठीक है, Br2 से. इसके साथ तो हमें ऐसे होगी नहीं, तो हमें एक लुईस एसिड की भी ज़रूरत पड़ेगी, FeBr3. हाँ, तो हमें प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हुए, हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ कि यहाँ पे तो ये बस डबल बॉन्ड को तोड़ के दो ब्रोमीन लग गए. दैट इज वी गॉट एन एडिशन प्रोडक्ट लाइक एन एल्कीन, ठीक है. बट यहाँ पे हमें क्या हुआ, हमें ऑब्टेन हुआ एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. हमें ये समझ में आ गया कि बेंजीन और कोटी आपस में बहुत अलग अलग हैं. दे डू नॉट बिहेव इन अ सिमिलर मैनर. और बेंजीन को अपने डबल बॉन्ड से ना बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब इतना प्यार है कि वो उसको तोड़ने ही नहीं दे रही है. मतलब बेंजीन अपने डबल बॉन्ड के साथ हद से ज़्यादा स्टेबल है. इट इज़ वेरी वेरी स्टेबल विद इट्स डबल बॉन्ड. तो इसी चीज़ को हमें देखना है कि ऐसा क्या है इसके डबल बॉन्ड्स में कि वो इतना ज़्यादा स्टेबल होती है कि वो तोड़ने ही नहीं दे रही, ठीक है. वो कहती है हाइड्रोजन को निकाल के ले जाओ, मुझे उससे कुछ चिंता नहीं है, बट मुझे डबल बॉन्ड से बहुत प्यार है, मैं वो नहीं दूंगी, ठीक है. चलो भाई, दूसरी चीज़, अब हम एक नया टर्म सीखेंगे विच इज़ नोन एज हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या है, शब्द वर्ड से ही आप निकालो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. एडिशन किस पे करोगे, एक अनसैचुरेटेड सिस्टम पे करोगे. मैंने डबल बॉन्ड एल्कीन ले रखा है, उस पर मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, 2 HH ऐड हो गए. और यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजिनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर. याद रखना, MCQ MSQ में कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है. हाइड्रोजिनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर. इसका मतलब उसका डेल्टा H कैसा होगा, डेल्टा H विल बी नेगेटिव. अब मैं आपको समझाता हूँ कि नेगेटिव क्यों हुआ. देखो, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, है ना, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए. अब आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो मोर स्ट्रॉन्ग होता है देन पाई बॉन्ड, ठीक है. सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड. इट इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. तो अगर आप नेट रिजल्टेंट निकालो कि एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, तो नेट रिजल्टेंट तो हमारा ज़्यादा वाला फॉर्म हो रहा है ना, और वो भी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, मतलब एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी. इसीलिए एज अ होल रिजल्ट रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है. अब हमने क्या किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया. हमने कोटी को भी लिया, हमने साइक्लोऑक्टाटेट्राईन को लिया, हमने हाइड्रोजन्स लगाए, है ना, हमने हाइड्रोजन्स लगाए. और हमने हाइड्रोजन्स लगा के उसके चारों डबल बॉन्ड्स पे उसको ऐड किया एल्केन बनाने के लिए. और हमने बेंजीन लिया, हमने बेंजीन के भी तीनों हाइड्रोजन्स, तीनों डबल बॉन्ड्स को हटाने के लिए हाइड्रोजन्स लगाए. अब देखो हीट रिलीज हुई, हीट यहाँ पे भी रिलीज हुई, इसको बोलूँगा मैं डेल्टा H1. यहाँ पे जो हीट रिलीज हुई इसको मैं बोलूँगा डेल्टा H2. जो हीट रिलीज होती है ऑन हाइड्रोजिनेशन, इट इज़ नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन. अब आप एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजिनेशन होने के बाद ज़्यादा हीट रिलीज करता है, इसका मतलब वो अपने डबल बॉन्ड से खुश नहीं था, ठीक है. दैट इज मोर गेटिंग स्टेबलाइज्ड आफ्टर गेटिंग हाइड्रोजिनेटेड.
वो हाइड्रोजनेटेड होने के बाद ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर कोई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अपनी कम रिलीज़ कर रहा है, इसका मतलब वो पहले ज़्यादा स्टेबल था और बाद में इतना स्टेबल नहीं हो रहा। तो ये फैक्ट पाया गया कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है ऑफ साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, दैट इज मच ग्रेटर देन विच इज ऑब्टेन्ड फॉर बेंजीन। इसका मतलब फिर से यही साबित हो गया कि बेंजीन को अपने डबल बॉन्ड से बेइंतहा प्यार है। बेंजीन लव्स हर डबल बॉन्ड अ लॉट, दैट इज इट इज स्टेबल इन इट्स ओन फॉर्म विद डबल बॉन्ड्स। तो मतलब उसके 3 डबल बॉन्ड से उसको बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या है, बट इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। दैट मीन्स बेंजीन इज मोस्ट स्टेबल इन इट्स डबल बॉन्डेड, ऐसे ही वाले फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर? अब क्या हुआ? अब हम करेंगे कि हमें इसी से समझ में आ रहा था कि हम आगे धीमे धीमे चलते रहेंगे। अब हम आते हैं फैक्ट्स अबाउट कोटी, मतलब कोटी से कोटि कोटि प्रणाम नहीं, कोटी से साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ठीक है, तो फैक्ट्स अबाउट साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ओके, तो पहला फैक्ट होता है कि इट इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इट इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। अच्छा, नॉन प्लेनर का मतलब क्या है? कि हम पर्टिकुलर एक प्लेन में ले रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में, कुछ मॉलिक्यूल्स इस प्लेन से बाहर चले जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में नहीं आ रहे होंगे। और मजे की बात है, इट एग्जिस्ट एज अ टब। टब बोल लो, ट्यूब बोल लो, टब बोलते हैं, टब के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। टब शेप्ड दिख रहा होगा, मैंने बना रखा है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा फैक्ट क्या है? ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल, बल्कि बेंजीन में डेफिनेटली ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। इसका रीजन क्या था? डीलोकलाइजेशन। मतलब यहां समझ में आया कि कोटी में इतना अच्छा डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि वो नॉन प्लेनर जा रही है। अच्छा, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि एक अगर बॉन्ड लेंथ ए है और एक अगर बी है तो ऑब्वियसली ए इज लेस देन बी। ठीक है, बात समझ में आई। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे तो मैं डबल चांद सितारे जो भी लगाने में सब लगा दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन प्लिनैरिटी इज ड्यू टू द नंबर ऑफ एटम्स, ड्यू टू द नंबर ऑफ एटम्स एंड डबल बॉन्ड्स एंड हैज नो रिलेशन विद नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? सब बोलोगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हक्कल्स रूल, हम बोल देंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा ऐसा है, नॉन प्लेनर फलाना। तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन से इसके नॉन प्लेनैरिटी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें कितने एटम्स जुड़े हैं और किस तरीके से डबल बॉन्ड्स 4 लगे हैं, तो उससे इसको स्ट्रेन पड़ रहा होता है, सिस्टम पे स्ट्रेन पड़ रहा होता है ड्यू टू एटम्स एंड डबल बॉन्ड्स। क्या याद रखना है अगर एमसीक्यू या एमएसक्यू में आ जाए? कोटी का नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों होता है? ड्यू टू नंबर ऑफ एटम्स या डबल बॉन्ड्स, या फिर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। आधे से ज्यादा बच्चे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन लगा के आएंगे, विच विल बी अ रॉन्ग आंसर और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर ये एमसीक्यू है। ठीक है, तो ड्यू टू नंबर ऑफ एटम्स एंड डबल बॉन्ड्स इट इज स्ट्रेन्ड एंड देयरफॉर इट गोज आउट ऑफ प्लेन। ओके, इसीलिए टब शेप्ड हो जाता है। बात समझ में आई? चलते हैं आगे। अब देखो, ये हमारे पास है कोटी, ये हमारे पास है कोटी, और इसका हमने ले रखा है न्यूट्रल फॉर्म। न्यूट्रल मतलब है कोई चार्ज फॉर्म नहीं ले रखा है। इसमें कितने थे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा था हमारा? नॉन प्लेनर। अब साइंटिस्ट ने जिसने भी किया, सबने क्या किया? 2 रिएक्शन उस पर ट्राई करी। हमने 2 रिएक्शन ट्राई करी। पहला हमने ट्राई कर रखा है SbF5SO2Cl -78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आधे लोग पहले ही गायब ना हो जाए, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो SbF5SO2Clf ये क्या है? SO2Clf, SbF5SO2Clf क्या है? SbF5 क्या होता है? याद रखना, हमेशा याद रखना, एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करना चाहेगा। अच्छा, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना SbF5SO2Clf, ये एक सुपर एसिड फॉर्म करता है। सुपर एसिड मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्गर एसिड, इवन स्ट्रॉन्गर देन H2SO4। ठीक है, एसिड बेसिस वाला अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 है, जब मैं आपको डिटेल में सिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब मैंने कहा कि ये क्या है? एक लुईस एसिड है। मैंने बोला ये क्या है? एक लुईस एसिड है। तो ये क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर रहा होगा, किसी भी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उठा के एक्सेप्ट कर देगा। तो ये एक स्पीशीज फॉर्म हुई, ये एक स्पीशीज फॉर्म हुई विच इज नोन एज अ कैटायोनिक स्पीशीज ऑफ कोटी। ठीक है, मतलब पहले न्यूट्रल था, अब चार्ज आ गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब पाया गया कि ये कैसा हो गया? प्लेनर।
पहले कैसा था न्यूट्रल वाला, नॉन प्लेनर, ये कैसा हो गया प्लेनर। इसके कैसी हो गई बॉन्ड लेंथ इक्वल। बात समझ में आई। अब मैंने दूसरी रिएक्शन क्या करी, मैंने एल्कली मेटल को ऐड कर दिया। एल्कली मेटल में क्या होता है, एल्कली मेटल्स बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली लूज कर सकते हैं ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और हमारे पास एनायनिक स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी। कौन सी स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी, एनायोनिक स्पीशीज, ठीक है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया बात समझ में आया। अब ये कैसा है, ये भी है प्लेनर और ये कैसा है, ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल। अब मजे की बात बताता हूँ उनको, मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि जो ये नॉन प्लेनर का चक्कर आ रहा था, दिस इज नॉट ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आया। तो यहाँ पे ये चेंज क्यों हुआ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बुक में भी लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्ट्रेन की हम बात कर रहे थे ना, स्ट्रेन आ रहा है, तो वो स्ट्रेन अभी भी एग्जिस्ट करता है, स्टिल हैव स्ट्रेन। दीज आयोनिक स्पीशीज के पास भी स्ट्रेन अभी भी है। जो ये कैटाइनिक फॉर्म है उसके पास भी स्ट्रेन है, जो ये एनाइनिक फॉर्म है उसके पास भी स्ट्रेन है, बट स्टिल वो एक प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। क्योंकि उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन चेंज होने से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। समझ में आई बात। और इसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को हम कहते हैं एरोमेटिसिटी, इसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को हम कहते हैं एरोमेटिसिटी। और इसीलिए हक्कल ने आपको रूल दिया था कि एक मॉलिक्यूल जो कि प्लेनर हो चुका है, जिसमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि साइक्लिक कॉन्जुगेटेड चल रहा है, तो वो एरोमेटिक होगा। बात समझ में आई, फील आया कि एरोमेटिसिटी कहाँ से आई थी। और बाकी एमओडी वगैरह बनाते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो इतना ज़रूरी नहीं है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसलिए उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही होती है। बात समझ में आई ये चीज़। अब आपको बात समझनी है हक्कल की कंडीशंस। हक्कल की कंडीशंस जो पहले होती थी कि दिस शुड बी साइक्लिक, दिस शुड बी कॉन्जुगेटेड, और ऑल मॉलिक्यूल्स, मतलब द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मतलब सारे एटम sp2 होने चाहिए। वो प्लेनैरिटी किस में ज़रूरी है, वो प्लेनैरिटी ज़रूरी है आपकी मतलब जिस पार्ट में कॉन्जुगेशन हो रहा है। मान लो अगर नीचे वाले पार्ट में कॉन्जुगेशन है, ऊपर वाला पार्ट sp3 भी जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जानना है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हक्कल्स रूल इज ओनली वैलिड फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर 2 साइकिल आ गए साथ में जुड़े हुए तो हक्कल रूल विल नॉट बी वैलिड। बात समझ में आई। बढ़े आगे, चलो भाई बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक आता है टर्म 10 एनुलिन। 10 एनुलिन। अब एनुलिन का मतलब क्या है, एनुलिन होते हैं मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। क्या होते हैं, मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। 10 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। ये आपकी स्पीशीज है। दिस इज नॉन एरोमेटिक। कैसा होता है ये, नॉन एरोमेटिक। ये हालांकि हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब 4n+2 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला सिस्टम है, दैट इट इज फॉलोइंग, है ना। इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इट इज नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स लगे हैं उनमें रिपल्शन होता है। और इसका एक और रीजन है, देखो आप लोग इतना रीजन पढ़ते हो बस, बुक में एक और रीजन दिया है, वो कभी भी इसको टारगेट कर देगा, कभी भी क्वेश्चन में टारगेट कर सकता है, पेपर में टारगेट कर सकता है। यहाँ पे देखो अगर आप, तो 5 डबल बॉन्ड्स जो हैं, 5 डबल बॉन्ड्स, वो सिस टू ईच अदर लगे हैं, दे आर सिस टू ईच अदर, है ना। 5 डबल बॉन्ड्स सिस टू ईच अदर। कभी भी ऐसा होगा तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, 144 डिग्री। क्या हो जाएगा, एंगल 144 डिग्री हो जाएगा। और हमें sp2 के लिए रिक्वायर्ड कितना होता है, रिक्वायर्ड होता है 120 डिग्री। हमें कितना चाहिए, 120 डिग्री, इसमें है कितना, 144 डिग्री। इसीलिए स्ट्रेन आ जाता है और ये नॉन प्लेनर चला जाएगा और नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आई। पहला रीजन हाइड्रोजन का रिपल्शन, दूसरा रीजन इंटरनल एंगल 144 हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यार 18 एनोलिन। 18 एनोलिन मतलब कार्बन कितने हैं, 18। वो कैसी होती है, एरोमेटिक। इसका स्ट्रक्चर आपको बुक में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक क्या टारगेट कर सकता है, पेपर में क्या आ सकता है कि ट्रांस सिस अरेंजमेंट है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड्स का अरेंजमेंट कैसा है, ट्रांस सिस,
तो वो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक और प्लेनर हो जाएगा। बात समझ में आई, एकदम अच्छे से बात समझ में आ रही है। अब अगला कंपाउंड है हमारे पास 20 एनोलीन, मतलब मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लस कार्बन कितने हैं 20। अब देखो यहाँ पे 4n पाई है, मतलब ये हक्कल रूल के अकॉर्डिंग एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट याद रखना 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो इट इज नॉन प्लेनर एंड इट विल बी नॉन एरोमेटिक। बात क्लियर हुई, चलते हैं आगे। अब हमारे पास आता है नैप्थलीन। नैप्थलीन का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा, स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये दो रिंग्स आपकी एरोमेटिसिटी शेयर कर रही हैं। देखो खुद ही देखो, अगर एक पल के लिए ये रिंग एरोमेटिक है तो दूसरे वाले के पास तो है नहीं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड तो इस रिंग में है। इसीलिए एक टाइम पे एक ही रिंग कंप्लीटली एरोमेटाइज हो पाती है, डीलोकलाइज हो पाती है, एरोमेटिसिटी शेयर हो गई, डिवाइड हो गई। इसीलिए कहते हैं कि इट इज लेस एरोमेटिक देन बेंजीन। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड ध्यान रखना है वो है कि ऑल बॉन्ड लेंथ इन नैप्थलीन आर नॉट सेम। सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि यूनिफॉर्म डीलोकलाइजेशन नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है, मैंने बोला था ना एमओडी आप बना सकते हो, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एमओडी बनाने नहीं बैठोगे। आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी हम एमओडी बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, तो किसी भी एरोमेटिक सिस्टम का जो होगा दैट विल बी डायामैग्नेटिक। क्या होगा, डायामैग्नेटिक, मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं है। ठीक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक, इसलिए उनको बहुत एक्साइटेशन होती है कि हम किसी से भी रिएक्शन वैक्शन कर दें, ये वो, इसलिए वो स्टेबल नहीं होते। समझ में आ रही है बात, दे आर पैरामैग्नेटिक, मतलब दे विल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब मैंने क्या करा था, आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमने अभी 10 एनुलिन को स्टडी किया था, 10 एनुलिन को स्टडी किया था, और मैंने कहा था 10 एनुलिन का कि इट मतलब क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन्स का वो है, रिपल्शंस है, नॉन एरोमेटिक है। अब मैं क्या करूँ, मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया, मैंने एक ब्रिज लगा दिया, ये कंपाउंड था, उठा के ऊपर मैंने ब्रिज लगा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन हटा के। अब आज इस ब्रिज में आप कार्बन, नाइट्रोजन कुछ भी ले सकते हो, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। यहाँ पे बुक में कार्बन लिखा है तो वो टारगेट बुक को कर सकता है, मैंने इसलिए IUPAC भी लिख दिया है। 1,6 मिथानो 10 एनुलीन, याद रखना 10 एनुलीन, आपको स्ट्रक्चर याद आ जाना चाहिए। 1,6 मिथानो मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक ब्रिज मैंने ऊपर लगा रखा है, और तुरंत स्ट्राइक करना मेरी क्लास की करण भैया ने बताया था कि ये तो फ्लैट होता है, प्लेनर होता है और एरोमेटिक होता है, क्योंकि अब रिपल्शन होने का चांस नहीं है, आई होप आपको एरोमेटिसिटी की फील आ चुकी होगी। नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, थोड़ा सा ही बचा है, बस फ्रोस्ट डायग्राम का बचा और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बची है, मुश्किल से 7-8 मिनट्स का होगा या 10 मिनट्स एट दी मैक्स। फिर हम चैप्टर 7 फिनिश कर रहे होंगे, हमारा एक चैप्टर हो गया है। आपको स्लाइड्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। लेट्स मेक इट क्लोजर टू 1000 एज सून एज पॉसिबल, 1K के तरफ लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड ऑन केमिस्ट्री विद करण।